लेट्स लर्न मैं वेलकम बैक आपका स्वागत है। और आज हम जो है हिंदी का मॉडल पेपर 5 करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। हम गोल्डन टेस्ट सीरीज़ के तहत लगातार रोज़ाना सुबह 10 बजे से पहले आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। हिंदी EBS और साइकोलॉजी के साथ साथ हम मैथ की सेशन विधियाँ भी लेकर आ रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहें। यदि आपने इन चीज़ों को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जा कर के जो देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम लेट्स लर्न 2.0 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आत्मनिर्भरता का क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बताइए क्या जो है। पहले हम ग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। आत्मनिर्भरता का सेल्फ जो डिपेंडेंट का सिस्टम है उसका मतलब होता है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुँह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज निज तथा राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति करना। व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी होती है। देखिए, स्वावलंबन जो है जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन का व्यक्ति समाज राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन ही व्यक्ति का समाज में राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्टदेव है। हमने जो नए सिलेबस पैटर्न के आधार पर जो हैं पैराग्राफ लिए हैं। आप अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है। आत्मनिर्भरता शब्द में समास क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 आपका पहला क्वेश्चन है। आत्मनिर्भरता में जो है कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर होगा आत्मनिर्भरता यानी कि स्वयं पर जो निर्भर रहता है वो होगा तत्पुरुष समास। चलिए, आभूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। आभूषण में कौन सा शब्द उपसर्ग बताना है। आभे, आ या फिर आम। क्या होगा 32 में बताइए। आभूषण आ प्लस भूषण यानी कि आ है, इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, जीवन शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। जीवन शब्द है उसका विलोम क्या होगा। मृत्यु, मरण, मृत या फिर अमर। बताइए जीवन शब्द का जो विलोम है अब वो क्या होगा। तो जीवन का जो विलोम होगा वो होगा मरण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 134। स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है बताइए, आपको बताना है। स्वावलंबन जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है। यण, दीर्घ या फिर गुण संधि या फिर अयादि संधि। स्वावलंबन में क्या संधि होगी बताइए। तो यहाँ पर जो स्वावलंबन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा स्व प्लस अवलंबन, यानी कि अ और अ मिलकर के आ बन जाएगा, स्वावलंबन बन जाएगा। और यहाँ पर जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। आत्मनिर्भरता में संज्ञा कौन सी होगी बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। आपको बताना है आत्मनिर्भरता में संज्ञा कौन सी होगी बताइए। जो सेल्फ डिपेंडेंट है आत्मनिर्भरता, देखिए उसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो यहाँ पर हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी। भाव बता रहा है, फीलिंग्स जो, तो भाववाचक संज्ञा जो है इसमें हो जाएगी। देखिए, दूसरा पैराग्राफ आ रहा है। 36 से 40 तक के प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ करके आपको देना है। क्या पैराग्राफ है हम उसको पढ़ते हैं। आज मनुष्य समय के अनुसार बदलता जा रहा है और परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने को समय के अनुसार नहीं बदलते वरन समय को बदल देते हैं। महात्मा गांधी जी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र से अधिक अहिंसा व सत्य का मार्ग अधिक शक्तिशाली माना। गांधी जी ने राजनीतिक गुण ही नहीं वरन सामाजिक गुण भी थे। अनेक धार्मिक गुण में कुछ भिन्नता थी। वह सभी धर्मों का समान रूप से करते थे और समान रूप से मानते थे। सभी धर्मों के लोगों को से भाई के रूप में प्रेम करते थे। सभी धर्म के लोगों से भाई के रूप में जो है प्रेम करते थे। ये आपका जो पैराग्राफ था। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पॉज करें और अच्छे से पढ़ लें इसको, तब इसके हम आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। अस्त्र से शक्तिशाली कौन है बताइए। जो हथियार हैं अस्त्र और शस्त्र, जो शस्त्र जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं, अस्त्र जो फेंक करके चलाए जाते हैं, उनसे भी जो शक्तिशाली कौन है। धार्मिक विश्वास, सत्य, अहिंसा, समय परिवर्तन या अणुबम। बताइए क्या होगा।
तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया गया था। अशस्त्र से भी ज़्यादा उन्होंने अहिंसा का पालन किया। अतः आपका जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? हमने अभी बताया कि जो शस्त्र होते हैं वो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं और जो अस्त्र होते हैं वो जो है हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार हैं। अतः जो आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38, जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का होगा? वह अहिंसा का पुजारी था वह हिंसा का शिकार हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का होगा आपको बताना है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर होगा मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर जो है योजक कड़ी आ गई है। अतः जो जहाँ पर आ जाए वो मिश्र वाक्य हो जाता है। चलिए शुद्ध वर्तनी नहीं है, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है जो शुद्ध नहीं लिखा गया है, आपको ये बताना है। भौगोलिक, राजनीतिक या फिर राजनीतिज्ञ। बताइए शुद्ध वर्तनी है 39 में कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो राजनीतिक है वो गलत है और बाकी सभी सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी किसके पुजारी थे? आपको बताना है। असत्य और अहिंसा के या फिर धर्मनिरपेक्षता के, राजनीतिक और अहिंसा के, सत्य और अहिंसा के। गांधी जी किसके पुजारी थे आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सत्य और अहिंसा। गांधी जी किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। चलिए 141 की तरफ चलते हैं। मोहन ने खाना खाया और स्कूल चला गया। इसका सरल वाक्य बनाना है आपको। देखिए मोहन ने खाना खाया और आ गया, लेकिन और आ गया तो ये संयुक्त वाक्य है। इस संयुक्त वाक्य को आपको सरल वाक्य में बनाना है। तो कैसे बनाओगे? बनाइए चलिए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन आपके पास हैं। मोहन ने खाना खाया स्कूल चला गया, या फिर मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया, मोहन खाना खाकर और स्कूल चला गया, मोहन खाकर मोहन स्कूल चला गया। बताइए खाना खाकर मोहन स्कूल चला गया, बताइए क्या होगा आंसर? तो साधारण वाक्य की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया, ये साधारण वाक्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह का जो है यूज हुआ है आपको बताना है। राम तुम अब सो जाओ, राम तुम अब सो जाओ। वाह आप खूब हैं, वाह आप खूब हैं। श्याम तुम आ गए। अध्यक्ष जो हमारी बात सुनिए। देखिए यहाँ पर जो है शुद्ध सही विराम चिन्ह किस में लगा आपको बताना है। तो यहाँ पर सही विराम चिन्ह लगाया, यहाँ राम संबोधन कर रहा है तो राम, यानी कि जहाँ पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा तुम अब सो जाओ, और ये तुम अब सो जाओ यहाँ पर जो है नॉर्मल वाक्य है, तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया। अतः आपका पहला क्वेश्चन सही है। अब देखिए दूसरे की तरफ जाते हैं। वाह आप खूब हैं, वाह के बाद यहाँ पर ये जो चिन्ह लगता है वो लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं लगा, इसलिए ये गलत हो गया। श्याम तुम आ गए, श्याम तुम आ गए, यहाँ पर कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रखा है, जो भी गलत है। तो आपका 1 है जो सही हो जाएगा। उत्तर व पूर्व मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? देखिए आपको बताना है। उत्तर नॉर्थ और ईस्ट की जो भुजा है, जो दिशा है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो ईशान, वायव्य, आग्नेय या फिर नैऋत्य। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? ईशान। इसको क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 44 की तरफ। जो है आँख का अद्दा, नाम नयन सुख का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। गुणों के विपरीत नाम होना, जो किसी के काम न हो, केवल बातें मानने वाला आदमी या फिर मूर्ख। आँखों का अंधा, नाम नयन सुख, क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुणों के विपरीत नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सामग्री या फिर प्रदर्शनी या फिर अनुग्रहित या फिर तृतीय। बताइए आंसर क्या होगा 45 का। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अनुग्रहित। देखिए यदि अनुग्रह लिखा जाएगा, अनुग्रह, तो इस तरह से लिखा जाएगा अनुग्रह, लेकिन बड़ी की मात्रा लगा कर देख जाए इसमें तो ये अनुग्रह वो अनुग्रही में चला जाएगा, अनुग्रहित हो जाएगा इसका। और सामग्री नहीं होता, वो सामग्री होता है।
तृतीय नहीं होता, वो तृतीय होता है। तृतीय इसलिए आपका जो प्रदर्शनी नहीं होता, वहाँ पर प्रदर्शनी होता है। प्रदर्शनी ये शुद्ध शब्द है, प्रदर्शनी। अतः आपका जो आंसर है वो अनुग्रहित सही हो जाएगा। आपको बताना है दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है। 46वां आंसर क्वेश्चन है आपके पास। दृश्य श्रव्य जो है वो कौन सा होगा, चलचित्र या फिर चित्र विस्तारक या रेखा चित्र, बताइए। जिसको सुना भी जा सके और देखा भी जा सके, दोनों चीज़ें हों, वो साधन कौन सा है, तो वो चलचित्र है, जिसमें टीवी, कंप्यूटर आदि आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, व्याकरण शिक्षण की सरल और सुग्राह्य विधि कौन सी होगी। निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रयोग विधि या फिर आगमन विधि। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की सरल और सुग्राह्य विधि कौन सी है, तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आगमन विधि, जो है व्याकरण शिक्षण की सरल और सुग्राह्य विधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है। छात्रों की बढ़तरी सुधारने के लिए, शिक्षक के शिक्षण कार्य को जांच करने के लिए, या फिर छात्र का उच्चारण सुधारने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए 48 का जो है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपको ये बताना है लिखित कार्य में जो है संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं हम। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, आपको बताना है उपचारात्मक शिक्षण जो है वो क्या होता है। तो सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, या फिर बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। बताइए उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा। देखिए शिक्षण दो प्रकार का होता है, एक निदानात्मक और एक उपचारात्मक। निदानात्मक की बात करें तो वो कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करता है कि कौन से क्षेत्र में बच्चे को कठिनाई हो रही है। तो सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना ये हो जाएगा इसका निदानात्मक, और बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाएगा तो वो भी निदानात्मक, और शिक्षक के विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगेगा, ये भी निदानात्मक। आपका जो आंसर होगा वो होगा उपचारात्मक। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। राजस्थानी शब्द कलेबो से तात्पर्य क्या होगा, बताइए। कलेबो कहते हैं ना कि तूने कलेब कर लिया क्या, कलेबा कर लिया क्या। तो राजस्थान शब्द कलेबो से तात्पर्य क्या होगा, दोपहर का भोजन, सुबह का नाश्ता, रात का भोजन, या फिर मेहमानों का सत्कार। बताइए 50वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कलेबा का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। क्या होता है, सुबह का नाश्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है। सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, या फिर सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। बताइए क्या होगा। तो इंग्लिश की बात करें तो इसको याद करने के एक दो तरीके हैं। एक तो LSRW लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये तो हो गया इंग्लिश में। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पर होगा SBPL, यानी कि देखिए S और BPL, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जहाँ पे भी हो आपका आंसर हो जाएगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो SBPL से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक जो क्रम है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से क्या आवश्यक है। आपको 52 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए क्या होगा। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक क्या होगा, आपको बताना है। शुद्ध उच्चारण, या फिर उचित गति, या फिर व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा। छात्र मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है वो, और उसकी योग्यता का मूल्यांकन करना है तो क्या आवश्यक है। तो इस पर जो सबसे शुद्ध उच्चारण है अब वो सबसे ज़्यादा आवश्यक रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। आकाश शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु उपयुक्त विधि क्या होगी। प्रत्यक्ष प्रदर्शन, चित्र दिखाकर, पर्याय शब्द द्वारा, या आकाश दिखाकर। बताइए क्या होगा आंसर। आकाश शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी। प्रत्यक्ष प्रदर्शन, चित्र दिखाकर, पर्याय शब्द द्वारा, या फिर आकाश को दिखाकर।
तो 53 में जो आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष प्रदर्शन। यानी आकाश को तो वैसे दिखा सकते हो, प्रत्यक्ष दिखा सकते हो, तो उसको प्रत्यक्ष प्रदर्शन विधि के माध्यम से उसके बारे में आप बच्चों को नॉलेज दे सकते हो। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है बताइए। सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास या फिर मौलिक विचार। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या होगा बताइए। तो जो 54 है उसका जो आंसर हो जाएगा मौलिक विचार, जो कि लेखन क्षमता का जो परिचायक है। आपने कैसे विचार जो लिखे हुए हैं उनसे आपकी लेखन क्षमता का परिचय होगा। अतः आपका जो 4 है वो आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगी बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न जो हैं बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे बताइए। क्या आंसर होगा। मुक्त अंत वाले प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, सही कथन पर निशान लगाने वाले प्रश्न। बताइए क्या होगा आंसर। इसका लगभग 95% जो स्टूडेंट गलत आंसर देने वाले हैं। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं, जिनसे भाषागत रचनात्मक का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए बताइए। जो है ना 56वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर अपनी बातों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता विकसित करना, या फिर कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता विकसित करना, या फिर तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता को विकसित करना। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता को विकसित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, आपको बताना है। एक प्राथमिक विद्यालय की जो अध्यापिका है बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है बताइए। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके, या फिर प्रत्येक छोटे कार्य के लिए जो है भौतिक पुरस्कार देकर, या फिर केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या फिर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, या फिर प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, या केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा प्रत्येक छोटे कार्य के लिए बच्चे को भौतिक पुरस्कार दे, तो ऐसा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या फिर लिखावट और की सफाई और सुंदरता को देखना होगा की जांच करनी होगी, या अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। जो है लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लेखन क्षमता के आकलन के लिए लिखावट की सफाई और सुंदरता की जांच करनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। पद्य, गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, दिमाग लगाइए, विश्लेषण कीजिए और आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर। पद्य, गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। क्या होगा बताइए। भाषिक सौंदर्यात्मक, भाषिक ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक साहित्यिक, या फिर सांस्कृतिक भौतिक। ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है सेम टू सेम। बताइए क्या होगा आंसर 59 का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सांस्कृतिक। यानी गद्य, पद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक जो पहलू को समृद्ध करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा जो है डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। ये भी मोस्ट क्वेश्चंस हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें।
हमारे यहाँ गोल्डन टेस्ट सीरीज चल रही है रोजाना, तो आप देखना ना भूलें। क्या होगा आंसर, इसका आंसर कमेंट करें। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा जो है डैश स्तर पर देखी जाती है और फिर डैश होती है। चेतना स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध या सचेतन कालबद्ध, बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा है वो सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। और क्या होती है, कालबद्ध होती है, यानी सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। अतः आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। आज हमने हिंदी का मॉडल पेपर कर लिया है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।